अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रिकग्निशन एंड रिस्पॉन्स इन इम्यून सिस्टम। इस लेक्चर में हम लोग बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली टर्म्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि PRRS, पैटर्न रिकग्निशन रिसेप्टर्स, उसके अलावा पैम्स, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स, डैम्स, डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। इन सब को आज हम लोग डिटेल में देखेंगे और साथ में ये भी देखेंगे किस तरह से हमारे जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम के जो कंपोनेंट है, सेल्स हैं, वो किसी भी एंटीजन को रिकग्नाइज करते हैं और फिर किस तरह से रिकग्नाइज करते हैं और उसके अगेंस्ट जो है वो रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इम्यून सिस्टम को अगर देखा जाए कि इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है, तो इम्यून सिस्टम का काम होता है रिकग्नाइज करना। रिकग्नाइज मीन पहचानना, आइडेंटिफाई करना। अब किसकी रिकग्निशन करना या किसको आइडेंटिफाई करना? करना एंटीजन को, किसी भी ऐसे फॉरेन पार्टिकल को या विद इन द बॉडी जनरेट होने वाले पार्टिकल को, सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करना जो बॉडी के लिए हार्मफुल है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है उसको, और वर्क कर रहा है एज अ इम्यूनोजन। अब इम्यून सिस्टम ये काम कैसे करता है? इम्यून सिस्टम ये काम करता है थ्रू इम्यून सेल्स। तो अगर हम लोग इस तरह से कहें कि इम्यून सिस्टम के पास दो प्लेयर हैं, एक है एंटीजन और एक है इम्यून सेल्स, ये दोनों ही आपस में एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं। अब ये जो इम्यून सेल्स हैं, इम्यून सेल्स किसी भी एंटीजन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, किस तरह से कैप्चर करते हैं? तो इम्यून सेल्स की सरफेस के ऊपर कुछ स्पेशल टाइप के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके साथ कोई भी एंटीजन जब आके वो बाइंड करता है, तो इससे क्या होता है, हमारे सेल्स जो है, इम्यून सेल्स, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अगर हम लोग एडेप्टिव इम्यून सिस्टम की बात करें, तो एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में दो सेल्स आते हैं, बी सेल्स और टी सेल। हम लोगों ने हमारी बहुत सी वीडियो में डिस्कस किया है कि बी सेल और टी सेल्स के ऊपर कुछ स्पेशल टाइप के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके साथ जो उनके सिग्नेचर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, उनकी आइडेंटिटी मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, मार्कर भी होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनके साथ जाके एंटीजन बाइंड भी करता है। अब कौन से होते हैं? बी सेल की बात करें तो बी सेल के ऊपर BCR होते हैं, यानी कि बी सेल रिसेप्टर्स होते हैं। उसके अलावा कुछ एंटीबॉडीज़ भी प्रेजेंट होती है, जैसे कि IgM और IgD प्रेजेंट होती है। इसके अलावा MHC क्लास 2 के मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं। अगर टी सेल की बात करें तो टी सेल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ TCR प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा उसके कुछ आइडेंटिटी मार्कर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो जिनके साथ जाके एंटीबॉडीज़ बाइंड करती हैं, सॉरी, एंटीजन जाके जिनके साथ बाइंड करता है, वो होते हैं TCR, यानी कि टी सेल रिसेप्टर। अडेप्टिव इम्यून सिस्टम के सेल्स को डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं कि इनेट इम्यून सेल्स के सरफेस के ऊपर क्या होता है। इनेट इम्यून सेल्स जो हैं वो किस तरह से रिकग्नाइज करते हैं? एक्चुअली जो इनेट इम्यून सेल्स हैं, उसमें नेचुरल किलर सेल्स आ जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स, डेंड्राइटिक सेल्स, मैक्रोफाज, बेसोफिल। इन सब की सरफेस के ऊपर एक स्पेशल टाइप का पैटर्न मौजूद होता है रिसेप्टर्स का, जिसके लिए टर्म यूज होती है PRRS, पैटर्न रिकग्निशन रिसेप्टर्स। ये पैटर्न रिकग्निशन रिसेप्टर्स क्या करते हैं? वो दे वर्क जस्ट लाइक अ सेंसर। ये सेंसर के तौर पर काम कर रहे होते हैं। ये सेंस करते हैं सेल्फ और नॉन सेल्फ के दरमियान, अपना कौन सा है, अपना बॉडी का मॉलिक्यूल कौन सा है, या अपने सेल्फ एंटीजन कौन से हैं और नॉन सेल्फ एंटीजन कौन से, ये इनके दरमियान क्या करते हैं, फर्क मालूम करते हैं। अब ये जो PRRS हैं, ये किस चीज़ को रिकग्नाइज करते हैं? एक्चुअली ये रिकग्नाइज करते हैं मॉलिक्यूलर सिग्नेचर को, जो किसी भी माइक्रोब की सरफेस के ऊपर एक्सप्रेस्ड होते हैं। मॉलिक्यूलर सिग्नेचर जैसे कि प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पेप्टाइडोग्लाइकेन, उसकी अगर यीस्ट की बात की जाए, फंजाई की बात की जाए, तो काइटिन मॉलिक्यूल। ये जो इस तरह के जैसे डबल स्टैंडर्ड DNA, डबल स्टैंडर्ड RNA, जो कि वायरसेस के अंदर प्रेजेंट होता है, ये होते हैं सिग्नेचर मॉलिक्यूल। PRRS इन्हें रिकग्नाइज करते हैं। तो इन ये जो सिग्नेचर होते हैं, इनके लिए टर्म यूज की जाती है पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न, जिन्हें पैम्स कहा जाता है। पैम का वर्ड यूज होता है। इसके अलावा PRRS और भी एक चीज को रिकग्नाइज करते हैं, वो कहलाती है डैम। डैम क्या होता है? डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। जब कोई सेल डैमेज होता है या उसके अंदर किसी भी टाइप का प्रॉब्लम क्रिएट होती है, या वो नेचुरल डेथ की तरफ जा रहा होता है, नेक्रोसिस या अपोप्टोसिस की तरफ जा रहा होता है, तो उसके अंदर से कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, वो स्ट्रेस की वजह से, स्ट्रेस कंडीशन की वजह से या वैसे ही रिलीज होते हैं, जो इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करते हैं और वर्क करते हैं एज अ अम्यूनोजन। इसीलिए उनके लिए टर्म होती है डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न।
अब पीआरआरएस पैम्स को भी रिकॉग्नाइज करता है, डैम को भी रिकॉग्नाइज करता है, और इस तरह से ये क्या करता है, इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करता है। अब जैसे इंट्रैक्शन होती है पीआरआरएस की डैम के साथ या पैम के साथ, तो वहाँ पर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है, इनकी बाइंडिंग से इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है। जब इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है तो उसके साथ ही कैस्केड रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ताकि पैथोजन की बॉडी से एलिमिनेशन हो सके। जैसे ही बाइंडिंग होगी तो प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस और दूसरे इम्यून मेडिएटर्स जो हैं वो रिलीज किए जाते हैं। दूसरे सेल जो है उन्हें एक्टिवेट किया जाता है, मैक्रोफाज डेंड्राइटिक सेल्स को, ताकि जल्द से जल्द वो जो सेलुलर डेब्रीज है इन द केस ऑफ डैम्स, और जो दूसरे पैटर्न्स हैं जो एंटीजन इन द केस ऑफ पैम्स, उन्हें बॉडी से एलिमिनेट किया जा सके। आई एम एक्सपेक्टिंग कि अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज पैम। अब पैम की कुछ एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि पैम होता है क्या। पैम में हमारे पास आ जाते हैं लिपोपॉलीसेक्राइड, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरियल लिपोप्रोटीन, लिपोपेप्टाइड्स, उसके अलावा पोरीन्स जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में प्रेजेंट होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन, लिपोथोइक एसिड जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में प्रेजेंट होती हैं, मैनोस रिच ग्लाइकेंस, उसके अलावा फ्लैजिलिन जो कि वो बैक्टीरिया जिनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, उनके अंदर जो फ्लैजिलिन प्रेजेंट होती है वो भी वर्क करती है एज अ पैम, वो भी जाके इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करेगी, उसको भी हमारे इनेट इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होते हैं उनके ऊपर जो पीआरआर पैथोजन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो उन्हें रिकग्नाइज कर लेते हैं। उसके अलावा एनफॉर्माइल मिथ्योनिन, ये वो अमाइनो एसिड है जो कि बैक्टीरियल प्रोटीन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया यानी कि पैथोजन की जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर प्रेजेंट होता है। ये ह्यूमन बॉडी के अंदर मिथ्योनिन प्रेजेंट होता है, बट एनफॉर्माइल मिथ्योनिन प्रेजेंट नहीं होता। उसके अलावा डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ये भी वायरसेस के अंदर प्रेजेंट होता है। नॉर्मली ह्यूमंस के अंदर सिंगल स्टैंड आरएनए प्रेजेंट होता है, लेकिन जैसे डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होगा तो इट्स मीन के वहां पर कोई ना कोई वायरस की एंट्री हुई है, या वायरस की प्रेजेंस है। उसके साथ सिंगल स्टैंडर्ड वायरल डीएनए, ह्यूमन बॉडी के अंदर या मैमल्स के अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए डीएनए प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड वायरल डीएनए की बात हो रही है। फिर लिपोथोइक एसिड, ग्लाइकोलिपिड, जाइमोसिन जो कि यीस्ट की सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होती है, वो भी होस्ट की बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। उसके अलावा बैक्टीरियल और वायरल जीनोम के अंदर एक सीक्वेंस बहुत ज़्यादा हाई रेशियो में प्रेजेंट होता है जिसे कहा जाता है सीपीजी सीक्वेंस। अब ये सीपीजी सीक्वेंस क्या होते हैं, ये अनमिथाइलेटेड साइटोसिन गवानीन डाइन्यूक्लियोटाइड होता है। इसमें ये होता है कि जो भी साइटोसिन होते हैं वहाँ पर लैकिंग होती है मिथाइल की या CH3 ग्रुप की, तो वहाँ से पता चल जाता है कि ये कोई ना कोई फॉरेन मटेरियल है, बैक्टीरिया या वायरल जीनोम की प्रेजेंस है वहाँ पर, क्योंकि ये सीपीजी सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। मैमल्स की बात करें तो मैमल्स के अंदर क्या होता है, डी इस ये जो सीक्वेंस है मैमलियन डीएनए के अंदर, ये जो सीपीजी का सीक्वेंस होता है वो बहुत ज़्यादा लो फ्रिक्वेंसी के अंदर प्रेजेंट होता है। सेकेंडली वो मिथाइलेटेड होता है, तो ये भी एक डिफरेंस है जिससे हमारे जो PRRS हैं, पैटर्न रिकग्निशन रिसेप्टर्स है, वो बहुत ज़्यादा इसको अच्छी तरह रिकग्नाइज कर लेते हैं। जब भी हाई फ्रिक्वेंसी का सीपीजी सीक्वेंस प्रेजेंट होगा प्लस वो अनमिथाइलेटेड होगा, तो इट्स मीन के वो मैमिलियन डीएनए का नहीं है, वो किसी ना किसी बैक्टीरिया या वायरल जीनोम का पार्ट है। तो ये सारी एग्जांपल हैं किसकी, पैम की। और ये सब भी जब भी होस्ट की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मामल्स की बॉडी के अंदर, ह्यूमंस की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो इट्स मीन के वो नॉर्मल बॉडी का पार्ट नहीं है, क्योंकि लिपोथोइक एसिड हो गया, पेप्टाइडोग्लाइकन हो गया, जाइमोजाइन हो गया, काइटिन की जो सेल वॉल होती है, ये तो ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। तो ये सारे क्या है, ये पैम है। ये पैम की एग्जांपल है किसकी, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। ये खास तरह का मॉलिक्यूल का पैटर्न होता है, सीक्वेंस होता है, जो कि रिकग्नाइज, इनको रिकग्नाइज कौन करते हैं, PRRS करते हैं रिकग्नाइज। अब डिस्कस करते हैं डैम को। डैम मीन डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न भी होता है और डेंजर एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न भी होता है, दोनों ही टर्म यूज़ होती हैं। हमारे जो इनेट इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं उनके ऊपर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ PRRS, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सोजीनियस मॉलिक्यूल्स को ही रिकग्नाइज नहीं करते, बल्कि वो क्या करते हैं, विद इन द बॉडी जनरेट होने वाले एंडोजीनियस मॉलिक्यूल्स को भी रिकग्नाइज करते हैं। वो जो एंडोजीनियस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए टर्म यूज़ होती है डैम्स की। ये डैम कैसे रिलीज होते हैं, ये रिलीज होंगे जब भी किसी भी टाइप के बॉडी के अंदर डैमेज आएगा, या बॉडी सेल्स के अंदर डैमेज होगा, या कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन होगी,
या नेचुरल डेथ या एक्सीडेंटल डेथ, नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस, उन सब केसेस में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे फैक्टर्स रिलीज होते हैं जो कि वर्क करते हैं एज अ इम्यूनोजन। वो हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करते हैं, इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं उन एक्टिवेट करते हैं ताकि उन्हें बॉडी से रिमूव किया जा सके, एलिमिनेशन हो सके, वरना वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं हमारी बॉडी के दूसरे सेल्स के लिए। तो उनके लिए टर्म यूज़ होती है, वो जो मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं डैमेज या डाइंग सेल्स में से, उन्हें कहा जाता है डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। अब ये जो पैटर्न था, ये सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट था, इसे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पॉली मेटजिंगर। उन्होंने अपनी एक थ्योरी पेश की थी डेंजर थ्योरी के नेम से। उसके अंदर इसको उन्होंने प्रपोज किया था। उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसे इंट्रासेलुलर मॉलिक्यूल्स डैम्स होते हैं जो कि किसी भी इंजर्ड टिश्यू या सेल में से रिलीज होते हैं, वो जाके क्या करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं इम्यून सिस्टम को। और फिर उनके लिए उन्होंने कहा था कि वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके ऊपर एक पैटर्न होता है वो, तो उसके लिए उन्होंने बाद में टर्म यूज़ की थी डैम्स की। अगर इसकी एग्जांपल देखें तो इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं HMGB1, जिसको कहा जाता है हाई मोबिलिटी ग्रुप बॉक्स 1। ये सबसे पहले एक मॉलिक्यूल था जो कि आइडेंटिफाई हुआ था एज अ डैम। इसके अलावा हीट शॉक प्रोटीन, जिसे HSPSP कहा जाता है, ये एक साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन होती है। जब भी सेल के अंदर किसी भी टाइप की स्ट्रेस कंडीशन होती है तो ये वहाँ पर उस टाइम पर रिलीज होती है और ये वर्क कर रही होती है एज अ डैम। उसके साथ साथ न्यूक्लियर DNA, RNA, माइटोकॉन्ड्रियल DNA, ये सब भी क्या करते हैं, ये सर्कुलेशन के अंदर रिलीज हो जाते हैं जब भी नेक्रोसिस होती है या एपोप्टोसिस होती है। तो ये क्या करते हैं, रिलीज हो जाते हैं बॉडी में और वर्क और जाके बाइंड करते हैं PRRs के साथ और स्टिमुलेट करते हैं प्रोडक्शन ऑफ प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस की, और वर्क करते हैं एज अ इम्यूनोजन। इम्यून सिस्टम को ये क्या करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। उसके अलावा आ जाती हैं हिस्टोन प्रोटीन, प्रोटियोग्लाइकेन, हेपरिन सल्फेट और फाइब्रिनोजन। ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं किसकी, डैम्स की, डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स की। ये वर्क करते हैं एज इम्यूनोजन, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं ताकि फ़ौरन से किसी भी टाइप का डैमेज है, स्ट्रेसफुल कंडीशन प्रेजेंट है या फिर कोई भी सेलुलर डेब्रिस प्रेजेंट है तो उन्हें फ़ौरन से बॉडी के से रिमूव किया जा सके, इससे पहले कि वो अपने नियर बाय करीब वाले सेल्स को किसी भी टाइप का डैमेज करें। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स, PRRS की टाइप्स। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन PRRS को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है सिग्नलिंग PRRS और सेकंड होता है एंडोसाइटिक PRRS। सिग्नलिंग, सिग्नलिंग इनका नाम ही इनके काम को बता रहा है। ये क्या करते हैं, सिग्नल जनरेट करते हैं। इसके अंदर दो फैमिलीज आ जाती हैं। एक होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड टॉल लाइक रिसेप्टर्स और दूसरे होते हैं साइटोप्लाज्मिक नोड लाइक रिसेप्टर्स। टॉल लाइक रिसेप्टर्स को देखते हैं जिन्हें TLRSP कहा जाता है, टॉल लाइक रिसेप्टर्स। ये क्या होते हैं, ये मेम्ब्रेन स्पैनिंग नॉन कैटालिटिक रिसेप्टर्स होते हैं जो कि सेल्स के ऊपर एक्सप्रेस्ड हो रहे होते हैं। किन सेल्स के ऊपर, मैक्रोफेज और डेंड्राइटिक सेल्स की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और ये रिकग्नाइज करते हैं स्ट्रक्चरली कंजर्व मॉलिक्यूल्स को जो कि माइक्रोब से ड्राइव होते हैं, यानी कि पाम्स को और मैम्स को, दोनों को ही ये क्या करते हैं, ये रिकग्नाइज करते हैं। अगर नॉट की बात करें तो इसकी फुल एब्रीवेशन होती है न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग ओलिगोमराइजेशन डोमेन लाइक रिसेप्टर, फुल फॉर्म इसकी ये होती है। ये इंट्रासेलुलर सेंसर होते हैं। इंट्रासेलुलर सेंसर मीन ये विद इन द सेल प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि TLRS, टॉल लाइक रिसेप्टर, जो है वो आउटसाइड द सेल, सेल की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जबकि नोट जो हैं वो अंदर प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर। अब ये क्या करते हैं कि जो सेल के अंदर पैम्स या डैम्स प्रेजेंट होते हैं उनको रिकग्नाइज करते हैं। डैम्स तो किसी भी स्ट्रेस कंडीशन में प्रोड्यूस हो जाएगा, लेकिन पैम्स कैसे अंदर जाते हैं, जब भी किसी भी टाइप की फेगोसाइटोसिस होती है तो फेगोसाइटोसिस के थ्रू पैम्स अंदर चले जाते हैं। कोई भी माइक्रोब्स के एसोसिएटेड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अंदर चले जाते हैं, माइक्रोब्स अंदर चले जाते हैं, या फिर जो सेल्स के अंदर पोर्स होते हैं उनके थ्रू भी ये जो पैम्स हैं ये अंदर चले जाते हैं। तो वहाँ पर नोड प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्मिक नोड प्रेजेंट होते हैं, वो इनको रिकग्नाइज करते हैं। वहाँ से फिर क्या होता है, पूरे के पूरा इम्यून सिस्टम जो है वो जनरेट होता है, एक्टिवेट होता है। नेक्स्ट टाइप है एंडोसाइटिक PRRS। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जितने भी फेगोसाइट्स होते हैं उनके अंदर हमें एंडोसाइटिक PRRS मिलते हैं। ये प्रमोट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अटैचमेंट को, इनगल्फमेंट को और डिस्ट्रक्शन को बाय फेगोसाइट्स। अब ये रिकग्नाइज करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। ये जो ग्रुप होता है एंडोसाइटिक PRRS, एक्चुअली ये रिकग्नाइज करता है किसको, किस मैक्रो मॉलिक्यूल को ये रिकग्नाइज करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को। और इस ग्रुप के अंदर कौन कौन से रिसेप्टर्स आते हैं, इनके रिसेप्टर इन ग्रुप के अंदर आ जाते हैं मानोस रिसेप्टर,
जो कि मैक्रोफॉज में प्रेजेंट होते हैं, ग्लूकेन रिसेप्टर्स जो कि सभी टाइप के फेगोसाइट्स में मिलते हैं। उसके अलावा इनके अंदर स्कैवेंजर रिसेप्टर्स भी आते हैं। स्कैवेंजर रिसेप्टर्स क्या होता है एक्चुअली, ये एक ग्रुप होता है रिसेप्टर्स का जो कि रिकग्नाइज करता है किसी भी टाइप के जो चार्ज लिगेंड्स होते हैं। लिगेंड्स क्या होते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि सिग्नल जनरेट करते हैं, जो कि वैसे इम्यून सिस्टम को तो नहीं एक्टिवेट करते। एक्चुअली लिगेंड्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सिग्नल जनरेट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इम्यूनोलॉजी में लिगेंड्स उन्हें कहा जाता है, उन एंटीजन्स को या उन मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है जो कि सिग्नल जनरेट करते हैं और इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। उसके साथ ये रिकग्नाइज करते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बाय ऑक्सीडेशन और एसिटाइलेशन। अब ये कहाँ देखने को मिलते हैं, ये हमें मिलते हैं फेगोसाइटिस, सभी टाइप के फेगोसाइटिस में हमें फेगोसाइट्स में स्कैवेंजर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और ये मेडिएट करते हैं एपोप्टोटिक सेल्स की रिमूवल को बॉडी में से। ये वाइडली रिकग्नाइज करते हैं और अपटेक करते हैं किसी भी चार्ज को, स्पेशली नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स को, लिगेंड्स को। उसके अलावा मॉडिफाइड एलडीएल को ये रिकग्नाइज करते हैं। अब कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं या कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि सिक्रेटेड पीआरआरएस होते हैं। वो किसी भी सेल के साथ, जिस सेल में से वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो सेल उन्हें प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी सरफेस के साथ एसोसिएटेड नहीं होते या उसके साथ एसोसिएट नहीं होते। वो क्या होते हैं, सिक्रेशन में रिलीज हो जाते हैं। उन्हें कहा जाता है सिक्रेटेड पीआरआरएस, सिक्रेटेड पैटर्न रिकग्निशन रिसेप्टर्स। अब इसके अंदर कौन कौन सी एग्जांपल आ जाती है, इसके अंदर आ जाती है कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर्स, सी रिएक्टिव प्रोटीन्स आ जाती हैं, लिपिड ट्रांसफेरेज आ जाते हैं। उसके साथ साथ पीजीआरएस यानी कि पेप्टाइडोग्लाइकन रिकग्निशन प्रोटीन्स। ये सारी की सारी क्या है, ये सिक्रेटेड प्रोटीन्स है या सिक्रेटेड पीआरआरएस है जो कि सिक्रेशन के अंदर रिलीज कर दिए जाते हैं। इसके अलावा इसकी सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मेजर जो पीआरआर आर है, सिक्रेटेड पीआरआर, वो है एमबीएल, मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन। ये इनेट इम्यून सिस्टम का एक बहुत ही मेजर कंपोनेंट होता है जो कि वाइडली जाके बाइंड करता है किसके साथ, बैक्टीरिया के साथ, वायरसेस के साथ, फंजाई और प्रोटोजोआ के साथ, और इन्हें रिकग्नाइज करता है। तो ये है हमारे पास सिक्रेटेड पीआरआरस की एग्जाम्पल। अब लास्ट में पीआरआरएस और पैम्स के दरमियान में डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि यही दो टर्म्स है जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। समझ नहीं आता, कन्फ्यूजन हो जाती है कि पीआरआरएस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पैम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। पीआरआरएस की फुल फॉर्म है पैटर्न रिकग्निशन रिसेप्टर, और ये होस्ट के यानी कि ह्यूमंस की बात कर लेते हैं तो ह्यूमन के इम्यून सेल्स पर, इनेट इम्यून सेल्स की सरफेस पर भी प्रेजेंट होते हैं और उनके साइटोसोल के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। जबकि पैम्स की फुल एब्रिविएशन है पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। ये मॉलिक्यूल्स का एक पैटर्न है जो कि पैथोजन की सरफेस, जो कि पैथोजन के अंदर प्रेजेंट होता है। सरफेस पे प्रेजेंट हो सकता है, उनका डीएनए वगैरह कुछ भी हो सकता है। पीआरआरएस का फंक्शन क्या होता है, ये डिस्टिंग्विश करते हैं यानी कि फर्क मालूम करते हैं सेल्फ और नॉन सेल्फ के दरमियान में, कि अपने बॉडी के पार्टिकल्स कौन से और बाहर से आने वाले पार्टिकल्स कौन से। जबकि पैम क्या करते हैं, पैम्स आर द सिग्नेचर प्रेजेंट ओनली ऑन पैथोजन। ये वो सिग्नेचर्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ पैथोजन के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, वो होस्ट बॉडी के अंदर, ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। पीआरआर आर जनरली ग्लाइकोप्रोटीन, इनकी जो नेचर होती है ग्लाइकोप्रोटीन होती है। जबकि पैम्स कुछ भी हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, यहाँ तक कि न्यूक्लिक एसिड भी हो सकता है बैक्टीरियल वायरस के केस में। पीआरआर के अंदर आ जाते हैं टॉल लाइक रिसेप्टर, जिन्हें टीएलआरएस भी कहा जाता है। टीएलआरएस जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं यानी कि मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा कुछ इनकी जो फॉर्म्स होती है वो एंडोसोमल भी होती है, यानी कि एंडोसोम्स के अंदर जो जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है, जो ऑर्गेनेल्स के अंदर मेम्ब्रेन होती है, वहां पर भी प्रेजेंट होते हैं। जबकि पैम्स के अंदर आ जाते हैं फ्लैजिलिन बैक्टीरिया के केस में। उसके अलावा बैक्टीरिया लिपोपॉलीसेकेराइड, लेयर ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, पेप्टाइडोग्लाइकन ऑफ बैक्टीरिया सेल वॉल, जाइमोसन जो कि यीस्ट के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिक एसिड बैक्टीरिया और वायरसेस का दोनों का न्यूक्लिक एसिड, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ये सारी की सारी एग्जांपल्स किसकी हैं, ये पैम्स की हैं। उसके अलावा लास्ट पॉइंट है साइटोसोलिक पीआर इंक्लूड। अब जो मैंने कहा था कि साइटोसोल के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर आ जाते हैं रिटिनॉइड एसिड इंड्यूसिबल जीन, जिन्हें रिक 1 कहा जाता है। उसके अलावा न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग ओलिगोमराइजेशन, जिन्हें एनोडी लाइक रिसेप्टर्स भी कहा जाता है। जबकि पैम्स के अंदर आ जाते हैं न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरसेस एंड बैक्टीरिया जनरली इंटरेक्ट विद साइटोसोलिक। वो पैम्स जो कि न्यूक्लिक एसिड होते हैं बैक्टीरिया या वायरसेस के,
वो किन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो जो साइटोसोलिक होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए ये किन के साथ, जो कि साइटोसोलिक है, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं।